इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई लीगल नोटिस आया है तो आप 5 गलतियां मत करना। पहली गलती यह है कि आप लीगल नोटिस को लेने से मना मत करना। कई लोग ये सोचते हैं कि हम लीगल नोटिस लेंगे नहीं तो हम बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने सामने वाले ने आपको नोटिस या उसके वकील ने आपको नोटिस व्हाट्सएप कर दिया है तो भी वो कानूनी रूप से मान्य है कि आपको नोटिस मिल गया है, आपको नोटिस सर्व हो गया है। उसने आपको ईमेल कर दिया है तो भी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो गई है आपको नोटिस की। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी की हैं और फिर भी जो पता आपने सामने वाली पार्टी को दे रखा था, कोई आपने अगर एड्रेस प्रूफ उसको कभी दे रखा था, आधार या अन्य कोई, तो भी ये लीगली माना जाएगा। भले ही आप लेने से मना कर दें कि नोटिस आपको मिल गया है। आपने आधार वगैरह उसको नहीं भी दे रखा था, फिर भी जो लास्ट नोन एड्रेस उसके पास था, यानी आपका जो ज्ञात पता अंतिम, उसके पास कोई भी प्रूफ है कि ये इसका अंतिम पता था, कोई आपके बीच में लेन देन होता हो, पुराना कोई कम्युनिकेशन हुआ हो, कोई बिल कटे हो, कोई माल आया हो गया हो, व्हाटएवर इट मे बी, तो नोटिस ना लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और नोटिस ना लेने से आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि सामने वाले ने उसके अंदर क्या लिखा है और क्यों लिखा है, और आप उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि नोटिस को पढ़ने के बाद आपको जल्दबाजी में उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करना अपने आप उसका कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई या कम्युनिकेशन कई बार क्या होता है, हमारी बातचीत चलती रहती है सामने वाले से और सामने वाला नोटिस भी भेज रहा है, तो अब आप उस नोटिस के संबंध में जब उसने नोटिस भेज दिया है तो मेरा सुझाव यह है कि आप उसके बाद व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या फोन पे ऐसी कोई बातचीत ना करें जिससे कि वो बातचीत कल को कोर्ट में प्रोड्यूस की जा सके एज एन एविडेंस कि आपने नोटिस मिलने के बाद उसे ये कहा था। चाहे वो व्हाट्सएप पे कहा हो, चाहे ईमेल पे कहा हो, चाहे आपने फ़ोन पे उससे बात की हो, या अगर आप उससे मिल भी रहे हो तो मिलते समय भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि कोई रिकॉर्डिंग तो उसने अपने मोबाइल में ऑन नहीं की हुई है। तो नोटिस मिलने के बाद किसी भी तरह की बातचीत आपको नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप पॉइंट नंबर 3 की मिस्टेक से बच ना जाएं। दोस्तों, तीसरी गलती है कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में वकील साहब से ना मिलना। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है तो आपको किसी काबिल वकील से संपर्क करना चाहिए, उसको वो नोटिस दिखाना चाहिए और उनकी उसके बारे में राय जाननी चाहिए। तो उस केस में क्या लीगल मेरिट है, क्या बातें आपके पक्ष में है, क्या विपक्ष में है, कल को मैटर कोर्ट में जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, क्या हम डिफेंस ले सकते हैं, हमारे बचाव के क्या रास्ते हैं, क्या सबूत हमारे पास है, क्या सामने वाले के पास है, क्या चांसेस हैं। तो इस सब की विवेचना जब तक डिटेल में किसी लॉयर से आप ना कर लें तब तक आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का रिप्लाई उस नोटिस का ना करें। और वकील साहब को भी उस नोटिस का रिप्लाई करना है या नहीं करना, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, रिप्लाई करने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसका आकलन भी इस चीज पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ एलिगेशंस क्या हैं उस नोटिस के अंदर, झूठ है या सच है, कितने सच है कितने झूठ है, क्या हमारा भी कोई काउंटर क्लेम, काउंटर एलिगेशन सामने वाले पे बनता है या नहीं बनता है, जो डिस्प्यूट की टोटल अमाउंट है वो है ही कितनी। अब पता लगे झगड़ा ही 10,000 रुपए का और वकील साहब नोटिस भेजने की फीस ही 20,000 रुपए मांग रहे हैं रिप्लाई करने की, तो क्या ही करोगे फिर रिप्लाई भिजवा के। तो बहुत सारे मैटर्स पे, बहुत सारे तथ्यों पे ये डिपेंड करता है, पैरामीटर्स पे, कि नोटिस का रिप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपका स्वयं का रिप्लाई करने से ही काम चल सकता है या आपको वकील साहब के माध्यम से रिप्लाई करना चाहिए। फोर्थ गलती दोस्तों है कि अगर ये निश्चय कर ही लिया गया है कि हमें इस नोटिस का रिप्लाई करना है तो फोर्थ मिस्टेक है अधूरे तथ्यों और अधूरे डॉक्यूमेंट के आधार पे रिप्लाई तैयार करना। तो अगर आपने निश्चय कर लिया है कि मैं रिप्लाई इस नोटिस का करूंगा, अब खुद करूंगा या वकील साहब के माध्यम से कराऊंगा, तो आप अपने वकील को जो भी केस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे बताइए जो उस केस से जुड़े हुए हैं, और जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे वकील साहब को आप बताइए। कई बार क्या होता है, जब हम नोटिस का रिप्लाई कर देते हैं तो बाद में अचानक से पता चलता है कि भाई ये चीज़ तो हमने लिखनी रह गई, या ये चीज़ गलत लिखी गई, या अमाउंट गलत लिखी गई,
तो कोई भी बात जो आप नोटिस में रिप्लाई के माध्यम से कह रहे हैं वो कोर्ट में एक एविडेंस बनता है। तो हम रिप्लाई तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा केस मजबूत हो। हम रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे कि कोर्ट में जाके हमारा रिप्लाई हमारी अगेंस्ट यूज किया जाए, इसलिए थोड़ी हम रिप्लाई कर रहे हैं। तो रिप्लाई करने का निर्णय जब ले लिया तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे फैक्ट्स को सिस्टमेटिक लगा के, डेट वाइज लगा के, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने वकील को बताएं और बड़ा ही केयरफुली नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना होता है, क्योंकि उसमें जरा सी भी चूक हो गई नोटिस के रिप्लाई देने में और आपने कोई गलत बात लिख दी तो उस गलत बात का खामियाजा फिर आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा और आप उससे मुकर भी नहीं पाओगे। पांचवी जो गलती है दोस्तों, वो मैं कंफ्यूज हूं उसके बारे में कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। खैर बता देता हूं। पांचवी गलती यह है कि ज्यादा आदर्शवादी बनने का प्रयास ना करें। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि क्लाइंट जब मेरे से लीगल नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करवाते हैं तो एक वकील बेहतर जानता है कि जो तथ्य मेरे सामने रखे गए हैं, जो कागज मेरे सामने रखे गए हैं, जो केस के फैक्ट्स हैं और जो एप्लीकेबल कानून है, उसके हिसाब से मुझे कोई बात किस रूप में लिखनी है। तो ये तो जग जाहिर है, मतलब मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूं कि जब मामला मुकदमेबाजी तक आ गया है तो कोर्ट में जब मैटर जाता है तो कोर्ट कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सब सच बोलते हैं और सब आदर्शवादी लोग हैं। तो वहाँ तो कुछ सच का कुछ झूठ का तड़का लगाया जाता है और देखा जाता है कि जहाँ तक सामने वाले को दबाया जा सके दबा लो। तो कई बार मैंने देखा कि क्लाइंट्स बहुत आदर्शवादी बातें करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं सर, ये तो मैं इसमें नहीं लिखूंगा, ऐसा ऐसे तो नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ लिखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप सामने वाले पे झूठे आरोप लगाएं, गलत बातें लिखें, लेकिन किसी भी बात को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं और किस भी बात को कहना है और किस बात को नहीं कहना और किस बात को कौन से पैराग्राफ में ऊपर नीचे कहना है और किस बात को कितना वजन दे के कहना है या हल्के में कहना है, ये एक कला है जो अनुभव से आती है, जो आपके वकील साहब बेहतर जानते हैं। तो जब आप अपना केस वकील साहब के हाथों में सौंप दें तो आदर्शवादिता का अगर आपने चोला ओढ़ रखा है और आप कोई बातें उनको फोर्स करके एडमिट करके उसके अंदर लिखोगे तो बाद में अगर वो मैटर कोर्ट में जाएगा तो आपने जो बातें आदर्शवादी रूप में वहां बोल दी होंगी, अगर आपने ये गलती कर दी है तो फिर कोर्ट में आप उन बातों से मुकर नहीं पाओगे और फिर आपको वकील साहब भी नहीं बचा पाएंगे। फिर तो जो आदर्शवादी होने का जो खामियाजा है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।